8,28,000 किलोमीटर पर आवर। इस स्पीड से हमारा पूरा सोलर सिस्टम मिल्की वे के सेंटर के अराउंड ऑर्बिट कर रहा है। इस इनॉर्मस स्पीड के बावजूद जानते हो हमें मिल्की वे का एक चक्कर लगाने में पूरे 23 करोड़ साल लगते हैं। यानी आज हमारी धरती मिल्की वे के जिस कोने में मौजूद है ना, लास्ट टाइम हम यहाँ तब आए थे जब धरती पर डायनासोर्स ने बस जन्म ही लिया था। डायनासोर्स आए, करोड़ों साल धरती पर राज किया और फिर एक एस्ट्रॉइड की टक्कर से खत्म हो गए। फिर करोड़ों साल बाद इंसान धरती पर आए। लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद हमने सिविलाइजेशंस बसाई, पढ़ना लिखना सीखा और सोलर सिस्टम का कुछ ऐसा डायग्राम बनाने लगे जहां सूरज और सारे प्लैनेट्स एक 2 डायमेंशनल प्लेन में मौजूद है। यहाँ सारे प्लैनेट्स और सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स सूरज के अराउंड एक फ्लैट डिस्क में घूम रहे हैं जिसे हम इलिप्टिक प्लेन कहते हैं। पर देखो रियलिटी इससे बहुत अलग है। हमारी पृथ्वी को छोड़ दे तो ज्यादातर प्लैनेट्स सूरज के अराउंड इतनी प्लेन ऑर्बिट में नहीं घूमते। हमारा पड़ोसी यानी मंगल ग्रह की ऑर्बिट इस प्लेन से 2 डिग्री का एंगल बनाती है। मर्क्यूरी का ऑर्बिटल इंक्लिनेशन करीब 7 डिग्री का है और प्लूटो जो एक समय तक हमारा 9th प्लैनेट हुआ करता था ना, उसकी ऑर्बिट तो 17 डिग्री तक घूमी हुई है। कॉमेट्स और एस्ट्रॉइड्स के केसेस में तो ये नंबर्स और भी एक्सट्रीम हो जाते हैं। 3200 फाइथन नाम के एक नियर अर्थ एस्ट्रॉइड का ऑर्बिटल इंक्लिनेशन करीब 22 डिग्री का है और हैलिस कॉमेट के लिए ये वैल्यू 162.3 डिग्री की है। यानी ये सूरज के अराउंड दूसरे प्लैनेट से ऑपोजिट डायरेक्शन में ऑर्बिट करता है। यानी धरती की तरह सोलर सिस्टम भी फ्लैट नहीं है बल्कि एक 3 डायमेंशनल सिस्टम है। ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर सोलर सिस्टम के ऊपर और नीचे क्या है और क्या यहाँ कुछ ऐसी मिस्ट्रीज छिपी हुई है जिनसे हम इंसान आज भी अनजान हैं। इन्हीं सवालों के जवाब हम आज के इस वीडियो में जानने वाले हैं। सो हेलो गाइस, मैं हूं कौशिक और चलिए शुरू करते हैं एक और नए एपिसोड को। दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जिस तरह आप मेरे साथ YouTube पे कनेक्टेड हो, मैं चाहूंगा कि आप उसी तरह मेरे साथ Instagram पे भी जुड़ जाओ। ये है मेरा Instagram का यूजर हैंडल, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, जाके फॉलो कर लेना। दोस्तों जब बात धरती की होती है ना, तो यहाँ ऊपर और नीचे का कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होता है। देखो हमारे पैरों के नीचे जमीन है और सर के ऊपर आसमान है, क्योंकि धरती की ग्रेविटी हमेशा हमें सेंटर की ओर पुल करती है। लेकिन इस असीम ब्रह्मांड में ना कोई जमीन है और ना ही कोई आसमान। धरती की तरह नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट का कॉन्सेप्ट भी यहाँ पर नहीं है। यहाँ अगर हमें किसी चीज का ऊपर या नीचे डिफाइन करना है तो कुछ रेफरेंस पॉइंट मानकर चलना पड़ता है। जैसे सोलर सिस्टम के केस में इक्लिप्टिक प्लेन को रेफरेंस पॉइंट माने तो 7 डिग्री के ऑर्बिटल इंक्लिनेशन के साथ मर्क्यूरी कभी सूरज के प्लेन के रिस्पेक्ट में 7 डिग्री ऊपर होता है और कभी 7 डिग्री नीचे। यानी इसकी पूरी ऑर्बिट एक टिल्टेड सर्कल की तरह है जो प्लेन को क्रॉस करते हुए ऊपर नीचे झुकती रहती है। अब अगर बात करें पूरी मिल्की वे गैलेक्सी की, तो इस केस में हमें अपने कंपास को थोड़ा और बड़ा करना पड़ता है और यहाँ पर कॉन्सेप्ट आता है गैलेक्टिक प्लेन का। ये ठीक वैसा ही कॉन्सेप्ट है जैसे सोलर सिस्टम के केस में इक्लिप्टिक प्लेन होता है। बस फर्क ये है कि गैलेक्टिक प्लेन 1-2 करोड़ किलोमीटर्स में नहीं बल्कि 1 लाख लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। अब अगर हम इस प्लेन से ऊपर की ओर 90 डिग्री की एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं तो हमें मिलता है गैलेक्टिक नॉर्थ पोल, जो कि एक इमेजिनरी पॉइंट है जिसकी लोकेशन को मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के आधार पर कोमा बेरेनिसिस कॉन्स्टेलेशन में अज्यूम किया जाता है। वहीं नीचे की ओर 90 डिग्री की परपेंडिकुलर लाइन बनाए तो ये स्कल्प्टर नाम के कॉन्स्टेलेशन में अज्यूम किया जाता है जिसे हम गैलेक्टिक साउथ पोल कहते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि अगर यूनिवर्स की स्केल पर ऊपर या नीचे जैसा कुछ होता ही नहीं है तो इधर हमने गैलेक्टिक नॉर्थ और गैलेक्टिक साउथ पोल को कैसे डिसाइड किया। तो देखो साल 1959 में ना इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट सिस्टम की एक डेफिनेशन फाइनल की थी जिसमें गैलेक्टिक नॉर्थ और साउथ पोल को धरती के सेलेस्टियल पोल के रेफरेंस से जोड़ दिया गया था। यानी गैलेक्टिक कोऑर्डिनेट सिस्टम को ऐसा ओरिएंट किया जाए कि उसका नॉर्थ डायरेक्शन धरती के नॉर्थ सेलेस्टियल पोल के करीब आए। अब इन्हीं गैलेक्टिक नॉर्थ पोल और साउथ पोल के आधार पर हम मिल्की वे के लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी डिफाइन कर पाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे हमने धरती पर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड डिफाइन किया हुआ है। मिल्की वे की स्केल को वापस छोटा करते हुए अगर हम सोलर सिस्टम में लौटे तो यहाँ हमें डस्ट की एक लेयर मिलती है। देखो सोलर सिस्टम की बिलियंस ऑफ ईयर्स की हिस्ट्री में न जाने कितने ही एस्ट्रॉइड
एस्ट्रॉइड्स आपस में टकराए हैं। कॉमेट्स सूरज और दूसरे प्लैनेट्स की ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में आकर चकनाचूर हुए हैं और कुछ एग्जांपल्स तो हमें प्लैनेट्स और मून्स के टकराने के भी मिलते हैं। इन घटनाओं के दौरान अनगिनत टाइनी पार्टिकल्स हमारे इनर सोलर सिस्टम में फैल गए थे, जिन्होंने इनर सोलर सिस्टम के अराउंड डस्ट का एक क्लाउड बनाया हुआ है। ये क्लाउड ना सिर्फ एक्लिप्टिक प्लेन पर है बल्कि उसके ऊपर और नीचे भी फैला हुआ है और इसे हम इंटरप्लैनेटरी या ज़ोडिएकल डस्ट क्लाउड बोलते हैं। ये डस्ट क्लाउड मेनली इनर सोलर सिस्टम में ही फैला हुआ है क्योंकि एस्ट्रॉइड बेल्ट के पार जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून जैसे जायंट प्लैनेट्स जो ज्यादातर इंटरप्लैनेटरी डस्ट को अपनी ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर चुके हैं या फिर इन्हें अपनी रिंग्स में बदल चुके हैं। इसके बाद आता है क्वाइपर बेल्ट जो सूरज से 30 to 50 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स दूर का रीजन है। अब बिगिनर्स के लिए बता दूं कि एक एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट का मतलब होता है धरती और सूरज के बीच की एवरेज डिस्टेंस, जो कि करीब 15 करोड़ किलोमीटर्स की है। तो एक्लिप्टिक प्लेन के कॉन्सेप्ट को डिसरप्ट करने वाले प्लूटो जैसे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स क्वाइपर बेल्ट से मिलने शुरू होते हैं। सिर्फ प्लूटो ही नहीं, हाउमिया और माके जैसे ड्वार्फ प्लैनेट्स भी टिल्टेड ऑर्बिट्स पर घूमते हैं, जो दिखाता है कि आउटर सोलर सिस्टम एकदम केओटिक है और स्कैटर्ड डिस्क में ये और भी नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो सूरज से 30 to 100 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट दूर वाले एरिया को हम स्कैटर्ड डिस्क कहते हैं, जहां पर मेनली TNOs यानी कि ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं। आसान शब्दों में बोलूं तो वो ऑब्जेक्ट्स जिन पर नेपच्यून ने इतिहास में बड़े सितम ढाए थे। नेपच्यून की ग्रेविटी ने इन ऑब्जेक्ट्स को इस कदर रास्ते से भटकाया है कि इनका ऑर्बिटल पाथ और इंक्लिनेशन हमेशा के लिए बिगड़ गई है। यहाँ एरिस और 2004 XR190 जैसे ऑब्जेक्ट्स आते हैं जिनका ऑर्बिटल इंक्लिनेशन 45 डिग्री से भी ज्यादा है। इवन प्लैनेट 9 जो कि सोलर सिस्टम का सबसे बड़ा रहस्य बना हुआ है, उसका एग्जिस्टेंस भी इसी स्कैटर्ड डिस्क में माना जाता है। हालांकि फिलहाल ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है जिसका सॉलिड एविडेंस वैज्ञानिकों के पास नहीं है। तो स्कैटर्ड डिस्क के बाद में आता है सोलर सिस्टम का सबसे मिस्टीरियस रीजन जिसे हम ऊट क्लाउड कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ये ट्रिलियंस ऑफ आइसी बॉडीज से बना हुआ ये स्फेरिकल शेल है जो हमारे सोलर सिस्टम को घेरे हुए है, जो सूरज से 20,000 से 2 लाख एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट्स तक दूर फैला हो सकता है, जो ऑलमोस्ट 3.2 लाइट ईयर्स के बराबर की डिस्टेंस है। अब हो सकता है कि ये रीजन और भी ज्यादा दूर तक फैला हुआ हो या फिर उतना बड़ा ना भी हो, क्योंकि रियलिटी में हमने कभी इसे डायरेक्टली देखा ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने बस एक ऐसे रीजन को अज्यूम कर लिया है क्योंकि कुछ ऐसे लॉन्ग पीरियड कॉमेट्स हैं जो कि क्वाइपर बेल्ट के पार से भी आते हैं और लाखों साल में सूरज का एक चक्कर लगाते हैं, जैसे कॉमेट C/2013 A1 और कॉमेट C/1975 V1 जो करीब 5 लाख साल में सूरज की एक ऑर्बिट को पूरा करता है। इन ऑब्जेक्ट्स की एक्सट्रीम इंक्लिनेशन को देखते हुए वैज्ञानिक मानते हैं कि ऊट क्लाउड में इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर और नीचे दोनों डायरेक्शंस में ट्रिलियंस की संख्या में आईसी बॉडीज एग्जिस्ट करती होंगी। और भाई इनमें से मोस्टली ऑब्जेक्ट्स के बारे में तो हमें कभी पता ही नहीं लगने वाला है, क्योंकि ये कभी इनर सोलर सिस्टम में आए ही नहीं है और ना ही आने वाले हैं। अब दोस्तों अगर हम स्पेसिफिकली सूरज के नॉर्थ पोल के ऊपर की बात करें तो यहाँ पर एक रीजन मिलता है जो मैग्नेटिक फील्ड्स और चार्ज्ड पार्टिकल्स से भरा पड़ा है। देखो सूरज सिर्फ लाइट को एमिट नहीं करता बल्कि सोलर विंड्स को भी छोड़ता है, जिनकी इंटेंसिटी पोल्स के अराउंड सबसे ज्यादा होती है। धरती पर जैसे एक नदी अपने सोर्स से निकलकर बहती हुई ओशंस के थ्रू पूरे अर्थ में फैल जाती है, ठीक वैसे ही सूरज के पोल से ये सोलर विंड्स प्लाज्मा की नदियों की तरह बह रही है, जो बिलियंस ऑफ ईयर्स के समय में सोलर सिस्टम के अराउंड एक प्रोटेक्टिव बबल बना चुकी है, जिसे हम हीलियोस्फीयर कहते हैं। आसान शब्दों में बोलूं तो ये वो रीजन है जहां तक सूरज अपनी सोलर विंड्स के जरिए सोलर सिस्टम में अपना इन्फ्लुएंस रखता है और जिसके बाहर से फिर इंटरस्टेलर स्पेस शुरू होता है। इन सोलर विंड्स की स्पीड लगभग 400 से 800 किलोमीटर्स पर सेकंड की होती है और इसी वजह से हीलियोस्फीयर बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स तक फैल पाते हैं। इंटरस्टेलर स्पेस और सूरज की सोलर विंड से बना ये हीलियोस्फीयर जिस बाउंड्री पर टकराते हैं उसे हम हीलियोपॉज कहते हैं।
कहते हैं। 25 अगस्त 2012 को वॉयेजर 1 इसी बाउंड्री को क्रॉस करने वाला पहला ऑब्जेक्ट बना था जो इक्लिप्टिक प्लेन के ऊपर से गया था, और 2018 में वॉयेजर 2 ने इक्लिप्टिक प्लेन के नीचे से हीलियोपॉज को क्रॉस किया था। अब क्योंकि आप हीलियोस्फीयर के कॉन्सेप्ट को समझ चुके हो तो आप सोलर सिस्टम को एक स्फीयर की तरह इमेजिन कर पा रहे होंगे जो कुछ इस तरह से मिल्की वे के अराउंड घूम रहा है, और इस दौरान हमारा सोलर सिस्टम कई इंटरस्टेलर क्लाउड्स के बीच से होकर भी निकलता है, जिनमें से एक है लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड यानी कि LIC, जिसके बीच से करंटली हमारा सोलर सिस्टम गुजर रहा है, और इससे निकलने में हमारे सोलर सिस्टम को आपकी जिंदगी के साथ और जिंदगी के बाद के समय लग जाने वाले हैं, क्योंकि ये 30 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड भी एक बड़े रीजन का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम लोकल बबल कहते हैं, जो कि 1000 लाइट ईयर्स में फैला हुआ है। ऐसा माना जाता है कि अर्ली यूनिवर्स में इस रीजन के अंदर कई सारे सुपरनोवा एक्सप्लोजन्स हुए होंगे, जिनके कारण आसपास की डस्ट और गैस वगैरह सब बाहर की ओर पुल आउट हो गई हो और एक खाली सी कैविटी बन गई हो जो लोकल बबल कहलाती है। हालांकि इस बबल के बीच बीच में कुछ ऐसे भी रीजन्स हैं जहां पर गैस और डस्ट के छोटे छोटे क्लाउड्स मौजूद हैं, जिनमें से एक लोकल इंटरस्टेलर क्लाउड है जिसके बीच से हम करंटली पास हो रहे हैं। इस बबल के अंदर मैटर की डेंसिटी गैलेक्सी की नॉर्मल एवरेज से 10 गुना कम है। हाइड्रोजन के मोटे मोटे क्लाउड्स के बजाय यहाँ पर एक नियरली एम्प्टी वॉइड है जो 1 मिलियन केल्विन टेम्परेचर वाले हॉट प्लाज्मा से भरा है। लोकल बबल के किनारे एक तरह के इनविजिबल वॉल्स है जहां इंटरस्टेलर गैस पुराने सुपरनोवा ब्लास्ट्स के प्रेशर से जम गई है। ये वॉल आसपास के और स्ट्रक्चर्स जैसे कि लूप 1 सुपर बबल और नॉर्थ गैलेक्टिक स्पर से इंटरैक्ट करती है, जो रेडियो और एक्सरे वेवलेंथ्स में एक बड़ा आर्क जैसा लगता है, यानी इन्हें नेकेड आई से नहीं देखा जा सकता, जो काफी फैसिनेटिंग लगता है। ठीक इसी तरह अब मैं आपको एक और ऐसी डिस्कवरी के बारे में बताने वाला हूं जिसने फैसिनेशन की सारी बाउंड्रीज को तोड़ दिया था। मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ फर्मी बबल्स की, जिन्हें साल 2010 में नासा के फर्मी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप से डिस्कवर किया गया था। वैज्ञानिकों ने नोटिस किया कि हमारी गैलेक्सी के सेंटर यानी कि सेजिटेरियस ए स्टार ब्लैक होल के ऊपर और नीचे 2 बलून जैसी मैसिव स्ट्रक्चर्स है जो 25,000 लाइट ईयर्स तक फैले हुए हैं। अब ये फर्मी बबल्स इतने एनर्जेटिक होते हैं कि अगर ह्यूमन आईज गामा रेज देख सकती तो ये स्काई के सबसे बड़े और ब्राइटेस्ट स्ट्रक्चर्स होते हैं। एस्ट्रोनॉमर्स मानते हैं कि ये या तो एक बड़े स्टारबस्ट के टाइम बने थे या फिर मिल्की वे के सेंट्रल ब्लैक होल में हुए किसी एंशिएंट एरप्शन से। अब इनकी फॉर्मेशन के पीछे का रीजन कुछ भी रहा हो, ये स्ट्रक्चर्स हमें दिखाते हैं कि गैलेक्सी के कोर की एनर्जी गैलेक्टिक प्लेन में ही नहीं बल्कि इसके ऊपर और नीचे भी फैलती है, और यहाँ भी इतनी सारी चीजें हैं जिनसे धीरे धीरे हमारा सामना हो रहा है। लेकिन एक चीज ऐसी भी है जिसके बारे में हम जानते तो काफी पहले से ही हैं, पर उसकी डिस्कवरी हम आज तक नहीं कर सके हैं, और उसकी प्रेजेंस सोलर सिस्टम के ऊपर और नीचे हर जगह मानी जाती है। यह इनविजिबल चीज है डार्क मैटर, जो ना तो लाइट को एमिट करता है और ना ही रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन यूनिवर्स के टोटल मैटर का 85% हिस्सा डार्क मैटर ही माना जाता है। वैज्ञानिक मानते हैं कि डार्क मैटर एक इनविजिबल स्केलेटन की तरह है जो गैलेक्सीज को शेप देता है और उन्हें जोड़ कर रखता है। यानी अगर डार्क मैटर ना होता तो शायद मिल्की वे जैसी गैलेक्सीज अपनी ही स्पिन से बिखर जाती है। एस्ट्रोनॉमर्स के अनुसार हमारा सोलर सिस्टम भी डार्क मैटर के एक स्ट्रीम के थ्रू गुजर रहा है जो गैलेक्टिक प्लेन के ऊपर और नीचे फैली होती है। हालांकि जैसे मैंने आपको पहले ही बताया, अभी तक हमने डार्क मैटर को डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं किया है, लेकिन पार्टिकल डिटेक्टर्स और टेलीस्कोप्स इसकी खोज में आज भी लगे हुए हैं। शायद कल के दिन यही मिस्ट्री हमें यूनिवर्स के सबसे बड़े सीक्रेट्स तक लेकर जाए। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है हमारे आसपास और कौन कौन से राज छिपे हो सकते हैं जिनसे हम आज तक अनजान हैं? अपने क्रिएटिविटी के घोड़े दौड़ाओ और नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताओ। बाकी स्पेस एंड साइंस से जुड़े रहने के लिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ में दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो ये मेरा यूजर हैंडल है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके फॉलो कर लेना। अगर आप नए हो इस चैनल पे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए ना तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अगली वीडियो इसे जाकर जरूर देखना, जिसमें हमने बात किया है मार्स पर रिसेंटली मिले लाइफ के पक्के सबूत के बारे में। दरअसल रिसेंटली नासा ने मार्स पर एक बहुत बड़ी खोज की है जो कि लाइफ को वहां पर 100% कंफर्म करती है। लेकिन ये खोज क्या है जानने के लिए इस वीडियो को जाकर देखना बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।